वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी 6 सेम के फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम जितना इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करें। आप भी वीडियोस को बहुत ध्यान से वॉच करने की कोशिश करें। आपको सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। बाई चांस फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे आपका एक चैप्टर है, टोटल 4 चैप्टर आपके 6 सेम के सिलेबस में है। तो उसमें से एक चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स है जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है, ठीक है ना। और उस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपका एक जो पूरे चैप्टर का बैकबोन पार्ट कह सकते हैं, दैट इज नर्स स्टेट थ्योरम, ठीक है ना। और ये जो नर्स स्टेट थ्योरम है, इस पूरी वीडियो को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर पूरा का पूरा नर्स स्टेट थ्योरम के आगे पीछे का मूवमेंट करते हुए दिखेगा आपको, ठीक है। और पूरा आपको आगे की जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरा हेल्प मिलेगा इस टॉपिक का या इस वीडियो का। तो कोशिश करेंगे हम नर्स स्टेट थ्योरम को पहले बहुत अच्छे से डिफाइन करें, तब जाकर के नेक्स्ट वीडियो को आप वॉच करेंगे। तो आपको 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को लगभग कवर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी उसके बारे में हम आपकी जो भी इंक्वायरी होगी उसके बारे में हम अगले चैप्टर के टॉपिक के लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं नर्स स्टेट थ्योरम क्या कहता है। देखिए एक चीज और कंफ्यूजन में मत आना। नस्ट बहुत सारे नस्ट दिखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। एक नस्ट आपका ईएमएफ मेजरमेंट इक्वेशन आती है, एक नस्ट का आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आता है, ठीक है ना। तो आपका नस्ट हीट थ्योरम है, ठीक है ना। दिस इज द इनिशियल जनरलाइजेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। इनिशियल जनरलाइजेशन ऑफ थर्ड फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब कि पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स यहीं से आपका ओरिजिनेट हो गया आपका, ठीक है। और इस नर्स स्टेट थ्योरम को डिफाइन करने के लिए हम शुरुआत करते हैं कहां से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। क्या कहता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से ही हम क्या कहते हैं नर्स को पूरा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल 3 स्टेटमेंट दिखेंगे आपको नर्स स्टेट थ्योरम के, ठीक है। पूरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एट टी इक्वल टू कितना कंसिडर कर लो, 0। यदि हम टेम्परेचर 0 कंसिडर कर लें देन क्या हो जाएगा, टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये 0 है तो मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट विल बिकम 0, ठीक है। सो यहां से एक स्टेटमेंट बनेगा, लिमिट टी इक्वल टू 0 डेल्टा जी विल बी इक्वल टू कितने के, लिमिट टी इक्वल टू 0 डेल्टा एच के। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब ये पहले ये कंसिडर किया गया कि यदि हम टी को 0 कर ले तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू आपका एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक केमिस्ट था रिचर्ड, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक ईएमएफ मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। किसने, रिचर्ड ने ईएमएफ मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए। तो वहां से उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर टी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना, इस टेम्परेचर टी की वैल्यू को जैसे जैसे आप डिक्रीज करते हैं तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो उन्होंने देखा कि डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू भी साइमल्टेनियसली आपका क्या होती है, डिक्रीज होती है
टुवर्ड द जीरो, विद द डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर टुवर्ड एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। ठीक है ना, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना। तो रिचर्ड ने अपने ईएमएफ मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बड़ी चीज है, यहीं से यहाँ से ये नस्ट थ्योरम का आपका क्या है स्टेटमेंट ओरिजिनेट होने वाला है। नस्ट क्या है, ये रिचर्ड ईएमएफ मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट ने ये देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं टुवर्ड जीरो केल्विन टेम्परेचर, वैसे वैसे ये जो आपका ब्रैकेट वाला पार्ट है डी डेल्टा जी अपॉन डी टी, ये भी साइमल्टेनियसली डिक्रीज करता है टुवर्ड द जीरो। ठीक है, तो यहां से तब जाकर के एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जो आपका नस्ट थ्योरम का आता है, जो ये कहता है कि आपका क्या with the decrease in the value of temperature toward the absolute zero, the value of delta G and delta H will comes closer to each other asymptotically। ठीक है ना, delta G and delta H will comes closer to each other asymptotically। इसको हम क्या है डायग्राम से यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपका डायग्राम पार्ट है। देखिए होगा क्या ना, देखिए ये वाला यदि टी डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट और छोटा होते जाएगा ना आपका, तो ये बहुत छोटा टर्म होते जाएगा, तो डेल्टा एच किसके क्लोजर होते जाएगा, डेल्टा जी के। सपोज पहले मान लिया आपका ये 80 था, ये टोटल क्वांटिटी कितना था 20 था, तो आपका 80 प्लस 20 ये कितना था आपका 100, इक्वल तो है ना दोनों। तो अब आपका ये टर्म डिक्रीज होते जाएगा, तो ये टर्म क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ये क्लोजर टू किसके आना है 100 के यहाँ। तो ये आपका ये है, ये आपका डेल्टा एच है। ठीक है, तो ये हुआ भी आपका ये रिएक्शन फ्लो क्या है तुम्हारा टाइम, सॉरी टेम्परेचर जैसे जैसे आप क्या करेंगे फॉल करते जाएंगे, तो वैसे वैसे डेल्टा एच की वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा और डेल्टा जी की वैल्यू आपका क्या करेगा डिक्रीज करेगा, दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे क्लोजर आएंगे आपका। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बनता है आपका किसका, नस्ट थ्योरम का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। अब इसी को मैं मैथमेटिकली यदि रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैथमेटिकली कैसे दे सकते हैं, देखिए ये मैथमेटिकली वही स्टेटमेंट है जो हमने बोला, क्या बोला हमने कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा टुवर्ड द जीरो केल्विन टेम्परेचर या टुवर्ड द एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डी डेल्टा जी अपॉन डी टी विल ऑल्सो भी डिक्रीजेस टुवर्ड द जीरो। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच विल कम्स क्लोजर टू ईच अदर। जैसे पहले ये 80 था, ये 20 था, ये 100 आया था टोटल ना, तो आपका ये जैसे जैसे खत्म होगा तो आपका डेल्टा जी और डेल्टा क्या है जो एच होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे क्लोजर आएंगे। जब मैंने ग्राफ से देखा आपका एक डिक्रीज करेगा एक इंक्रीज करेगा, लगभग लगभग दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे क्लोजर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो उसी को मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, लिमिट t टेंस टू जीरो डेल्टा g इक्वल टू लिमिट t टेंस टू कितना जीरो डेल्टा h के। जब t टेंस टू जीरो मतलब जीरो की ओर को मूव कर रहा होगा या क्लोजर टू जीरो होगा, तो उसमें डेल्टा एच और डेल्टा जी एच क्या सॉरी डेल्टा जी एंड डेल्टा एच क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इसी को और मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलता हूं, जो आपका बुक में दिखता है ना स्टेटमेंट, तो सीधे वो स्टेटमेंट दिखेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ साइड डी अपॉन डी टी करता है, हम बोथ साइड कर रहे हैं, कोई चेंज तो आएगा नहीं उससे, तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए ऐसे लिखना है डी डेल्टा जी अपॉन डी टी इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू जीरो डी डेल्टा एच अपॉन डी टी। ठीक हो ना इतना इक्वल टू जीरो। अभी तक तो मैंने ऐसे लिखा था, लेकिन अब हमने लिख लिया इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैसे देखें बोथ साइड डी अपॉन डी टी किया, तो अब ये जो टर्म बना है लेफ्ट साइड का, देखना लेफ्ट साइड का जो टर्म है ये टर्म यही तो बन गया है। अभी तो हमने बोला कि टेम्परेचर जैसे जैसे एब्सोल्यूट जीरो की ओर को मूव करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा टुवर्ड जीरो, तो आपका ये जीरो नहीं हो जाएगा टी टेंस टू जीरो पे, ये टर्म जीरो होगा तो ये इक्वल टू तो इसके था ही, तो दोनों इक्वल टू कितने के होंगे जीरो। ठीक है ना, तो ये आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि नस्ट थ्योरम के जो रिमेनिंग स्टेटमेंट आने वाले हैं दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट
वो दोनों स्टेटमेंट इसी इक्वेशन से ही या इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ नॉन-स्टेट थ्योरम से ओरिजिनेट होंगे आपके, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना। हमने ये कहा कि गिव द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कहता है, या पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें कि ये आपका जो नॉन-स्टेट थ्योरम है वो आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इनिशियल जनरलाइजेशन है, ठीक है ना। और इस नॉन-स्टेट थ्योरम को हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग गिव द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू व्हिच डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी ब्रैकेट के अंदर डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे यदि हम कंडीशन एक क्या है कंसिडर कर रहे हैं कि टी को यदि हम जीरो मान लें, जीरो केल्विन मान लें, तो आपका क्या होगा, टी जीरो केल्विन है तो ये मल्टीप्लाई बाय दिस दैट विल बिकम जीरो, ठीक है। तब तो ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आता है। लिमिट टी टेंड्स टू टी इक्वल टू जीरो पे डेल्टा जी और डेल्टा एच क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन बाद में मैंने कहा ये रिचर्ड एक आपका केमिस्ट था जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए ईएमएफ मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट के लिए एक अपना क्या है स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये देखा कि अपने एक्सपेरिमेंट से कि जैसे जैसे टी डिक्रीज करता है टुवर्ड जीरो केल्विन, वैसे वैसे ये ब्रैकेट वाला फैक्टर भी आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है टुवर्ड द जीरो, ठीक है। तो तब जाकर के यहां से आपका क्या है नॉन-स्टेट थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया कि आपका डेल्टा जी एंड डेल्टा एच विल कम्स क्लोजर टू ईच अदर विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर टुवर्ड द जीरो केल्विन टेम्परेचर। ठीक जैसे जैसे जीरो केल्विन की ओर जाएगा ये फैक्टर खत्म होते जाएगा तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आता है ना। तो वो उसी को क्या कहते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट के टर्म पे बताया कि आपका विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर टुवर्ड द जीरो केल्विन टेम्परेचर बोथ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच कम्स क्लोजर टू ईच अदर एसिम्प्टोटिकली, जो कि मैं ग्राफ से आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसी को मैंने मैथमेटिकली कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। स्टेटमेंट इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने कहा टी क्या है जीरो के क्लोजर होगा तो ये भी बहुत छोटा होगा, दोनों का प्रोडक्ट आपका लगभग जीरो ही होगा, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। इसी इक्वेशन को तो ऐसे लिखा है मैंने, बोथ साइड डी अपॉन डी टी कर दिया तो ये बन गया। अब लेकिन इतना बनने के बाद ये टर्म तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, टी एब्सोल्यूट जीरो की ओर है तो ये भी जीरो होगा काम में, तो ये जीरो है तो ये इक्वल टू इसके है तो ये भी तो इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। दैट स्टेटमेंट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर द नॉन-स्टेट थ्योरम। यहां पे किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, ठीक है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट के लिए पहले स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। देखिए केवल आपको एक चीज को ध्यान में रखे रखना है, ये तो मैंने स्टेटमेंट मैथमेटिकल यहां से डिफाइन किया हुआ है, डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर लिमिट टी टेंड्स टू कितने पे जीरो इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डी डेल्टा एच अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू कितना जीरो। इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा माइंड में रख रखे, अभी मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। अब यहां से आएंगे देखिए सेकंड स्टेटमेंट नॉन-स्टेट थ्योरम का, अकॉर्डिंग टू गिब्स फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन कहता है ना, तो गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन के अकॉर्डिंग जी इक्वल टू कितना होता है एच माइनस टी एस। कहीं सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं जी इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। फिर एक आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है जिसको ए से लिखते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू ई माइनस टी एस लिखते हैं, ठीक है। वो दो फंक्शन है, फिलहाल हम जी इक्वल टू एच माइनस टी एस को फॉलो कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी फंक्शन, एंथैल्पी फंक्शन फर्स्ट ईयर में, फ्री एनर्जी फंक्शन सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। तो यहां से h इक्वल टू ई प्लस पी वी होता था, इस h की वैल्यू को यहां अप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, सो g इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस। अब इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन डी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ई प्लस, अब यहाँ पे दो टर्म है तो एक बार इसके रिस्पेक्ट में एक बार इसके रिस्पेक्ट में कर लो, पीडीवी प्लस वीडीपी, फिर माइनस यहाँ भी दो टर्म है, एक बार टीडीएस
फिर एक बार एस डी टी, ठीक है ना इतना तक। अब यहां से देखिए एक टर्म आपको ये दिख रहा है डी प्लस पी डी वी, ये देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पूरा थर्मोडायनामिक्स का फुली यूटिलाइजेशन करते हैं यहाँ थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है। इसलिए वहाँ की थर्मोडायनामिक्स आपको क्लियरली रिवाइज होनी चाहिए। ये होता है ना डी ई इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, या माइनस क्या कहता है डी क्यू प्लस डब्ल्यू कहता है, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी डी वी होती है। तो इसको इधर लगाओ, डी ई माइनस पी डी वी इक्वल टू कितना आएगा डी क्यू। इस डी ई प्लस, सॉरी ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, सॉरी डी ई प्लस पी डी वी की जगह हम कितना रख लें डी क्यू, फिर डी क्यू भी कितना होता है भैया टी डी एस होता है, ये डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होता है ना एंट्रोपी फंक्शन, डी एस स्मॉल एंट्रोपी चेंज इक्वल टू डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट टेम्परेचर टी, ठीक है। तो यहां से आपका टी डी एस हो जाएगा डी क्यू की वैल्यू, ठीक हो गया। तो हम इतने की वैल्यू इतना, इतने की वैल्यू इतना, तो इस पूरे की जगह कितना रखते हम टी डी एस। सो डी जी इक्वल टू, इतना में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब देखिए टी डी एस कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहां से ये थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत बड़ी इक्वेशन भी होती है डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है ना। आपको यदि याद दिलाएं तो ये इक्वेशन आपका क्या है मैक्सवेल की एक इक्वेशन को जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, और इस इक्वेशन से ही आपका क्या है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी जनरेट होती है आपका, ठीक है ना। चलो फिलहाल हमारा वो काम नहीं है, तो यहाँ से डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब मान लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। चलिए एक मिनट, सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा डीपी कितना हो जाएगा, वीडीपी टर्म खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डी जी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एस के हो गए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आए फॉर, चलो ऊपर लिख लेते हैं इसको, है फॉर द स्मॉल चेंज इन जी फ्री एनर्जी एंड एस इन दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने दिया हुआ है डी जी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एस, इस इक्वेशन में फ्री एनर्जी और एंट्रोपी में यदि हम स्मॉल चेंज कंसीडर करते हैं तो क्या होगा डी डेल्टा जी हो जाएगा अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी की जगह क्या है स्मॉल चेंज करा तो क्या हो डी जी हो, डेल्टा जी हो गया ना, अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एस की जगह कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा एस, ठीक हो गए। अब ये कहां पे चल रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखो नल स्टेट थ्योरम के पहले स्टेटमेंट से लिमिट टी टेंड्स टू जीरो पे डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू कितना था जीरो था। तो ये टर्म जब जीरो था तो यहां से भी तो ये जीरो ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा ये भी इक्वल टू कितना होगा जीरो, ठीक है। तो इसको हमने वहां इक्वेशन थर्ड कंसिडर किया था, तो इसको फोर्थ ले लो। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, तो ये इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वल टू भी कितना होगा जीरो। तो डेल्टा एस कब लिमिट टी टेंड्स टू कितने पे जीरो पे डेल्टा एस इक्वल टू कितना जीरो, और इसको ऐसे लिखना, ठीक है ना, और लिमिट टी टेंड्स टू जीरो पे डेल्टा एस क्या हुआ एस फाइनल माइनस एस इनिशियल हुआ, तो आप ये लिख सकते हैं एस फाइनल इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो पे एस इनिशियल। ये है हमारा सेकंड स्टेटमेंट नल स्टेट थ्योरम का, जो ये कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर
एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो। और इसी को हम दूसरे तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं कि आपका एंट्रोपी ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज विल बी इक्वल। इक्वल होगा, वो कितना होगा उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसने ये कहा कि एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, सबका एंट्रोपी सेम होगा। मान लिया मैं रिएक्टेंट टू, सामने वाला प्रोडक्ट है, रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे यदि आप चल रहे हैं तो सबका एंट्रोपी उसने कहा कि आपका क्या होगा, सेम होगा। और थर्ड लॉ हल्का सा आगे बढ़ता है इसमें, बस थर्ड लॉ क्या कहता है, ईच एंड एवरी स्पीसीज का एंट्रोपी जीरो हो जाएगा कहते हैं। इसने तो कहा कि सबकी इक्वल होगी, ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है अपने आप में नस्टिक थ्योरम, इसलिए तो हमने कहा ये इनिशियल जनरलाइजेशन है थर्ड लॉ का। इसने कहा सबकी इक्वल होती है, लेकिन कितनी होती है इसने ये नहीं कहा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहते हैं सबकी इक्वल होगी, लेकिन इक्वल टू कितनी होगी, जीरो, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट, आपको शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। कहां से आया देखिए, गिव द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से हम आए थे। गिव द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहता है G इक्वल टू H माइनस TS, ये सॉरी हेल्महोल्ट्ज नहीं सॉरी है, गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन। तो G इक्वल टू H माइनस TS, फिर एंथैल्पी फंक्शन कहता है H इक्वल टू E प्लस PV होता है, तो H की वैल्यू यहाँ पुट कर लिया, तो E प्लस PV माइनस TS। डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, तो DG इक्वल टू DE PdV VdP माइनस TdS माइनस SdT। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से D इक्वल टू DQ माइनस PdV होता है, तो ये इधर आएगा तो DE प्लस PdV इक्वल टू DQ। और DQ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स से, ये एंट्रोपी कंसेप्ट से DH इक्वल टू DQ अपॉन T होता था, तो DQ बराबर TdS हो जाएगा, तो इसकी जगह पे TdS, तो इतने की जगह पे आप TdS पुट करेंगे। ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ TdS लगा, तो यहाँ से बना हमारा DG इक्वल टू TdS प्लस VdP, ये तो वही रहेगा ना, माइनस TdS माइनस SdT, तो TdS कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस साइन एक माइनस साइन के साथ है, तो DG इक्वल टू VdP माइनस SdT। इसी इक्वेशन में यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लें तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म होगा, तो DG अपॉन DT इक्वल टू कितना, माइनस ST। अब हमने क्या कहा, यदि मैं इस इक्वेशन में फ्री एनर्जी और एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कंसिडर करता हूँ, तो G की जगह कितना होगा, डेल्टा G, और S की जगह कितना हो जाएगा, डेल्टा S। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसी इक्वेशन से आप सेंटेंस को समझ लेंगे, ये इक्वेशन ठीक है। अब मैं यदि इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो लिमिट T टेंड्स टू 0 पे आपका ये टर्म तो इक्वल टू 0 होता है, तो ये टर्म इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म भी तो इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से आएगा नहीं आएगा, इतना इक्वल टू इतना, तो S चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल और इनिशियल जो भी स्टेट्स होंगे उन सबका एंट्रोपी क्या होगा, सेम होगा, कहता है कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन एक और स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट, ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान देंगे, देखिए। तो इस स्टेटमेंट को बना के रखता हूं यहीं पे, रहने दो स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, एक स्टेटमेंट ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब यहां से आता देखिए थर्ड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू हीट कैपेसिटी इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी इक्वेशन होती है Cp इक्वल टू DH अपॉन DT। Cp इक्वल टू DQ अपॉन सॉरी है, जनरली DQ अपॉन DT होता है, तो यहाँ DQ क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे DQ को DH कहते हैं अपॉन DT। तो यहाँ से आपका ये इक्वेशन ये बन जाएगा, और देखिए तो Cp इक्वल टू DH अपॉन DT, तो यहां से आपका DH इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे रखें, Cp इक्वल टू DH अपॉन DT। अब जैसे हमने यहां कंसिडर किया था, देखो स्मॉल चेंज इन फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी का था, तो यहां पर भी हीट कैपेसिटी और एंथैल्पी में स्मॉल चेंज कंसिडर करते हैं, ठीक है। फॉर द स्मॉल चेंज इन Cp हीट कैपेसिटी है एंड एंथैल्पी H, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Cp इक्वल टू D डेल्टा H अपॉन DT, इसमें स्मॉल चेंज इसमें स्मॉल चेंज, ठीक हो गया इतना तक।
ये हमारा, इसी को ऐसे लिखना, डी डेल्टा एच अपॉन डी टी इक्वल टू कितने का आ रहा है, डेल्टा सी पी के एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर। यहां पे भी ऐसे आ जाएगा ना, एट एब्सोल्यूट 0 के पर। एट एब्सोल्यूट 0 पे चलेंगे तो एब्सोल्यूट 0 पे आपका लिमिट टी टेंस टू 0, 0 केल्विन क्या है ना, एट लिमिट टी टेंस टू 0 इतना क्या होता है, डी डेल्टा एच अपॉन डी टी इक्वल टू कितना था, 0। तो ये टर्म तो है, देखो, तो लिमिट टी टेंस टू 0 पे ये टर्म 0 है, तो ये टर्म भी क्या होगा, 0। तो कहां से ये, इसको फिफ्थ, सिक्स्थ और इसको मानना सेवंथ इक्वेशन, ठीक है। तो सेवंथ और थर्ड के बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड एंड सेवन, ये कितना है, लिमिट टी टेंस टू 0 पे ये टर्म 0, तो लिमिट टी टेंस टू 0 पे ये टर्म भी 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो जब ये 0 होगा तो टी टेंस टू 0 पे ये भी क्या होगा, 0। तो ये ऐसे लिखना है, लिमिट टी टेंस टू 0 पे डेल्टा सी पी इक्वल टू 0, और हीट कैपेसिटी चेंज मतलब फाइनल स्टेट का हीट कैपेसिटी और इनिशियल स्टेट का हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है। इसी को लिख लें, लिमिट टी टेंस टू 0 पे सीपी किसका, फाइनल स्टेट का, इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 पे सीपी ऑफ इनिशियल स्टेट का, ठीक है ना। ये आपका 8th स्टेटमेंट, ये इसको भी ले लो, चलो, ये है 8th और ये है 9th, ठीक है। तो यहां पे 3 स्टेटमेंट अब आपको समझना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो हमने कहा था कि वहां ब्रैकेट में जो टर्म था डी डेल्टा जी अपॉन डी टी, उसकी वैल्यू डिक्रीज करती गया था। तो वहां से आपका एक स्टेटमेंट आया था, लिमिट टी टेंस टू 0 पे डी डेल्टा जी अपॉन डी टी इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 पे डी डेल्टा एच अपॉन डी टी इक्वल टू कितने के, 0। दूसरा स्टेटमेंट आया कि आपका लिमिट टी टेंस टू 0 पे या एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर आपका हीट कैपेसिटी एंट्रोपी चेंज फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस विल बी 0। That means entropy of each and every species will be same, not 0. Entropy of each and every species will be same, not 0. Change will be 0. Similarly, according to third statement, at absolute 0 Kelvin temperature, heat capacity change will be 0, or heat capacity of each and every species will be same. That will not also be 0 but will be same. और इन्हीं स्टेटमेंट से आपके थर्ड लॉ के, ये जो आपका एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी वाले जो 2 स्टेटमेंट दिखते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा, वहीं से मैं आपको डिफाइन कराऊंगा थर्ड लॉ क्या होता है। थर्ड लॉ से आगे रेजिडुअल एंट्रोपी और एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजरमेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसको हम पूरा डिफाइन करेंगे वाला, ठीक है। ये मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको कोशिश करें एक बार देख करके खुद बनाने की, करने की, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लें।